अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की तजवीज़ पर अमल करते हुए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखेंगे। इस खत में किन नुकात को शामिल किया जाएगा, उसके लिए लीगल कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब हुआ है ताकि यह तय किया जाए कि उस खत में किन किन मामलात को शामिल करना है जिन पर बात की जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और बात करते हैं। अब किसी की भी अगर आप तज़हीक करेंगे तो आपको ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। टीवी हो, अखबार हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, अगर आप किसी की तज़हीक करते हैं, किसी की किरदार कुशी करते हैं तो फिर आपको 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा, क्योंकि हद तक इज्जत बिल 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जो हालात पेश आए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया के साथ मुकाबला था और मुकाबले की सूरत हाल कितनी अफसोसनाक रही, कितनी शर्मिंदगी का बायस बनी, और उसके ऊपर कहा गया है चेयरमैन पीसीबी की तरफ से कि ऐसे ही नहीं जाने देंगे, एक बड़ी सर्जरी होगी। अब इस बड़ी सर्जरी से उनकी क्या मुराद है, इन सारी बातों पर तफसीलन बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र सर, ठीक ठाक हैं। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं कि तैयार हो गए हैं खान साहब उस बात पर जिसकी वो हमेशा से नफी करते आए हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं ना मानूं की रट लगाई हुई थी, लेकिन अब मान गए हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। गुजारिश ये है कि ये डिनाइल मोड में खान साहब बातचीत करने के हवाले से तो बहुत पुराना है। अगर आप याद करें 2011 का जो लाहौर का जलसा था, उसमें भी उन्होंने कहा था इन चोर डाकुओं से बात नहीं करूंगा। उसके बाद 2014 का धरना ले लीजिए तो आपको पता है उसमें भी चोर डाकू ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो उन्होंने पूरी कौम को रिटा दिया था जी। जहाँ भी पीटीआई के लोग बैठते थे, जहाँ भी गठ होता था, वहाँ पर चोर चोर डाकू के जो नारे हैं वो बुलंद होते थे। लेकिन अल्टीमेटली कौम को पता ये चला कि देयर आर नो एक्सेप्शंस। अगर दूसरे चोर थे तो माशाअल्लाह उनकी जमात के लोग भी जो हैं, ये बात मैंने हमेशा कही है कि खान साहब ज़ाती तौर पर इनकरप्टेबल हैं। मैं उसको दोहरा रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना उन्हें खुश करने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली। लेकिन उनके गिर्द जो क्राउड था, चाहे उसमें उस्मान बुज़दार थे, चाहे उसमें फरागोगी थी, चाहे उसमें एक बेपनाह नाम है जो लिए जा सकते हैं, उन्होंने कसर कोई उठा नहीं रखी। यही साबित हुआ और आज अदालतों में उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात जो है उसी तरह से कायम है जिस तरह उन्होंने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ किए थे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो सियासी यू टर्न लिया है उन्होंने इतना बड़ा, यानी नाना 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 करते करते बिलाखिर वो इस पर तैयार हो गए हैं। हमें इसमें एक तो आपने ये बता दिया है कि ये चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने मशवरा दिया था उनको उस वक्त जब वो लाइव प्रोसीडिंग का हिस्सा थे, जो इंटरनल कोर्ट की थी, नेशनल चैनल पर वो नहीं दिखाई गई, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि देखिए बातचीत करिए, जो इस सियासी इस्तेहकाम है ये आपस में बातचीत किए बगैर हल नहीं होता। हमेशा से यही सुना है। तो उनका मशवरा अब बज़ाहिर उन्होंने मान लिया है जी। उसके बाद जो पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आती वो ये है कि इस सियासी मशवरे को मानने का पस मंज़र थोड़ा सा बयान करना बहुत ज़रूरी है। जी। आपको ये अच्छी तरह से याद है कि जब से इक़्तिदार उनके हाथों से गया और उस वक्त की फ़ौजी क़यादत तब्दील हुई, तब से ही वो एक रट लगाए हुए थे कि मैं तो बातचीत करूंगा तो सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। जी, ऐसे ही है। और इतनी दफ़ा उन्होंने ये कहा कि फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो थक गया हूँ क्या कह के कि जनाब मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मुझे मुलाकात का मौका दें। याद है ना आपको? जी याद है। उनकी हर इस कोशिश के जवाब में उधर से ये जवाब मिला कि सिंस वी क्लेम टू बी अपोलिटिकल, यानी हम गैर सियासी लोग हैं जी, इसलिए हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने एक दूसरी कोशिश शुरू की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा। ये सब कुछ आपके इल्म में भी है, ठीक है। उसका भी जवाब उनको नेगेटिव में मिला कि नहीं, मुझे ना ज़रूरत महसूस हो रही है और ना ही इसका कोई फ़ायदा होगा। जब हर तरफ से वो मायूस हो गए हैं और ये भी देख रहे हैं कि केसेस जो हैं उनकी जो नौइयत है या जो नए केसेस बन रहे हैं, जल्द उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है, ऐसी सूरत में उनके पास ऑप्शंस क्या थे? सॉरी, उन्होंने मशवरा मान लिया चीफ जस्टिस साहब का, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, और उन्होंने ख़त लिखने का फ़ैसला किया है चीफ जस्टिस साहब को। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो ये याद रखना चाहिए उनको और ये बावर करने की ज़रूरत है कि अब सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसके वो माजी में आदी रहे हैं।
अच्छा, खत लिखने का मकसद बज़ाहिर ये है कि शायद चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट सहूलतकारी करेगी मुज़ाकरात कराने में। मुझे ऐसा नहीं लगता। सॉरी, आज गड़बड़ है गले में। कोई बात Anyway, नहीं। सलीम बुखारी साहब, आप पानी ले सकते नहीं हैं। नहीं, वो पानी ले लूँगा। सर, लेकिन नवाज शरीफ साहब की बात को भी साथ ही कोट ज़रूर कीजिएगा कि वो कहते हैं कि एक तरफ से हठधर्मी थी, एक तरफ से रेजिस्टेंस थी, और अब आप देखिए सारी ही बातों का हम कोशिश करेंगे अहाता करने की, लेकिन जिनको इतने तवील अरसे तक चोर चोर डाकू डाकू कहा, वो पहली ही उनकी जसारत पे या कोशिश पे तो फौरी तौर पर नॉड नहीं कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखें, ये खान साहब की गुफ्तगू करते हुए मेरे ख्याल से मुश्किल हो रही है। एनीवे, हाँ जी, काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून की क़यादत उनको मुज़ाकरात पर मायल करने की कोशिश करती रही है जी। अगर आपको राना सनाउल्लाह के बयानात याद हों तो वो टेलीविज़न टॉक शोज़ में बैठ के कह चुके हैं कि खान साहब को चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी इसी तरह की बातें सामने आ रही थी कि ये दोनों इल्हाक कर सकते हैं। दो बातें नहीं सामने आ रही थी। उनके लीडर जो है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने पिछली असम्बली के इजलास में शुरू में यही कहा, उन्होंने इंतखाबात के फ़ौरन बाद यही कहा। उनके बेटे जो बिलावल जरदारी साहब हैं, उन्होंने भी 2 मरतबा ये पेशकश की, और पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है वो ये कहती रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ ये, अगर आपको याद हो तो इब्तिदा में तो उन्होंने कहा कि आइए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि आप कौमी असम्बली की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। आई रिमेंबर दैट। यू रिमेंबर? लेकिन उसको भी उन्होंने कहा चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, लिहाजा वो मौका भी उन्होंने हाथ से खो दिया। अब देखना ये है कि इनके इस ख्वाहिश के पीछे कि मैं अब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, वो कुछ सियासी मुबस्सिरीन का ख्याल ये है कि फ़ौजी क़यादत की तरफ से मायूस होकर और सुप्रीम कोर्ट में अपने हक़ में बातें ना जाती देखकर, और जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर क़यादत की तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए खान साहब ने अल्टीमेटली ये फ़ैसला किया है कि वो अब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। लेकिन जो उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, उमर अयूब साहब, वो अभी मैं देख रहा था यहाँ पर प्रोग्राम में आने से पहले कि उनके टिकट्स चल रहे थे, उन्होंने कहा कि जी पहले तो आप रिहा करें ना जी बानी PTI को, फिर करेंगे बात मुज़ाकरात की। अब ये एक बात तो उन्हें ये बावर करनी चाहिए कि अब आप अपनी टर्म्स डिक्टेट कराने की पोजीशन में नहीं हैं। ये इतना बड़ा दावा सिर्फ उनके ख़त लिखने पर आमादा हो जाने से कि उनके सारे केसेस ख़त्म करके उनको बाहर आज़ादी दे दी जाए, ये मेरे ख्याल से ना होना है, ना ही इसकी ख्वाहिश की जानी चाहिए। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं पहली स्टेज पर तो खान साहब को छोड़ें, फिर उसके बाद बाकी सारे मुकदमात भी वापस लें जो आपने हमारी पार्टी के लोगों पर बनाए हुए हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर लिंक्ड विद 9th में। हम ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ वो कहते हैं कि मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात और सियासी अदकाम पर भी बात करेंगे। ये अभी हुआ है सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी, यही तो मेरा सवाल है कि अब दिखाई दे रहा है और इतनी देर अंदर बैठकर दिखाई दे रहा है। जो मैंने आपको अर्ज़ किया, आप ज़रा अपने जहन को उसके गिर्द घुमाएं कि बिलाखिर उनका ख्याल ये था कि कोई ना कोई स्टेज ऐसी आएगी कि फ़ौजी क़यादत जो है वो सियासी सूरत हाल में दरअंदाजी करेगी और उस वक्त हम फिर खुल के खेलेंगे। वो चूँकि मंजरनामा बनता दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें, और उनकी तमाम तर कोशिशें भी इस हवाले से नाकाम हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि वो, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से पहले सहूलतकारी करती थी, अब आप मुझे जिस तरह से देख रही हैं, मुझे लगता है मुझे बताना पड़ेगा वो कौन कौन थे जो सहूलतकारी करते रहे। तो शुरू हम कर लेते हैं साकिब निसार साहब। ठीक है। उसके बाद आपको पता है आसिफ सईद खोसा, गुलजार साहब, बंदयाल साहब। क्या हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि इसे दोहराने की ज़रूरत है। कौम को अब तक पता है कि किस तरह की सहूलतकारी होती रही है, किस तरह से वो बस के कंडक्टरों की तरह कहा जाता केस मेरे पास लेके आओ, सड़कों पे चौक में तय नहीं होना। ये हैज़ेब देता है चीफ किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, मुझे ज़रा बताइए। बट ऐसा हुआ है, वो सूरत हाल अब नहीं है। चाहे तो वो काजी फायज़ ईसा साहब का इरा है, चाहे इसके बाद वो सैयद मंसूर अली शाह साहब डिप्टी जस्टिस बनेंगे, तब भी ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो जो अपनी मर्ज़ी के बेंच बन जाते थे, अपनी मर्ज़ी के जजेस उसमें आते थे, वो भी किस्सा थोड़ी मुझे तशवीश हो रही है आपकी बात सुनकर। एक आदमी के बस की नहीं रही। मुझे थोड़ी तशवीश है बुखारी। वो क्या है? अगर बानी गए हैं बानिए PTI, तो क्या
बाकी लोग मानेंगे नहीं? देखिए, ये आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने पूरी कौम के बाप पर कोई एहसान फरमाया है ये ख़त लिखने का कह के। ऐसा मंजरनामा नहीं है। अब उनको ये किसी ने ढंग का मशवरा दिया है कि आप इर्रेलेवेंट हो जाएंगे अगर सियासी प्रोसेस से आप बाहर रहेंगे। तो अगर अब ये है तो फिर इसके लिए आपको पता है नीयत होनी चाहिए। अगर नीयत नहीं है तो कोई भी मिशन, कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो नियतन ये चाहते हैं तो सियासी हल है, हर चीज़ का सियासी हल है। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एंगेज करें सियासतदानों को और कहें कि यार ये इलेक्शन चूंकि कंट्रोवर्शियल हो चुका है, लिहाजा लेट अस गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस। हाँ, क्यों नहीं हो Can that happen? क्या क्यों नहीं हो सकता? क्यों होगा? इसलिए होगा कि अगर वाकईतन नीयत जो है पाकिस्तान को इस सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने फिर एक शख्स की खुशी के लिए हम कह दें हम इंतखाबात कराएंगे। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें जब बातचीत के जरिए आप ये बात करेंगे तो एक आदमी की नहीं मानी जाएगी। कंसेंसस होगा दुआ तो के बाद आप दूसरी तरफ नहीं, आप वापस देखें ना, ले आए। कंसेंसस होगा तो ऐसा होगा ना। हाँ जी। या अगर मैं ये कह दूं कि अल्लाह करे आप सब मर जाएं तो क्या सब मर जाएंगे? वो तो अल्लाह की मर्जी है ना जी। तो इसलिए मेरा ख्याल से इसको अप्रिशिएट अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादती होगी जी। ठीक है, नीयत पर शुबा नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ये वाकयातन मुज़ाकरात करने की नीयत है तो ये ख़त जो है ये चीफ जस्टिस को लिखे जाने की बजाय दो बड़ी पार्टियों के सरबराहान को लिखा जाना चाहिए था। ये मैं आपको एक जिम्मेदार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे कह रहा हूँ। तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को एज ए मीडिएटर वो बीच में रखना चाहते हैं? हम माजी के तजर्बे के तहत रखना चाहते थे ना। ऐसा नहीं होगा। काजी फायज़ ईसा साहब मीडिएशन नहीं करेंगे, ना उनको करनी चाहिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है। देयरफॉर पीटीआई को ये चाहिए, मेरे ख्याल से हमें इतना हक तो हासिल होना चाहिए कि हम एक मशवरा दे दें उनको जी। कि आप रेपो बनाइए पॉलिटिकल पार्टीज़ की क़यादत के साथ। उसमें 3 बड़ी मेजर पार्टीज़ हैं जिनके साथ आपने कुट्टी की हुई है। उनमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है और तीसरी MQM है। ठीक है। ये रियलिटीज़ हैं, ये पार्टियां ग्राउंड पर मौजूद हैं, इनकी सही। फॉलोइंग है, ये हवा में कागजी पार्टियां नहीं हैं। और ये भी तो नहीं ना बुखारी साहब के एक जमात के लिए आप मीडिएशन का किरदार अदा करें तो जो बाकी 22 लाख मुकदमात आपके पास अदालतों में आकर पड़े हैं उन बेचारों का क्या कसूर? मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हम ये तवक्को रखेंगे काजी फायज़ ईसा साहब से कि वो जिस तरफ आपने इशारा किया ना, वो जो इतनी बड़ी फाइलों के ढेर लगे हुए हैं जी। जजों की टेबलों पर, जी। उस तरफ फोकस करें। सियासतदानों को सियासत खेलने दें, जी। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने देंगे तो वही हाल होगा जो पहले हुआ है। आज का सियासी अदम इस्तेहकाम गुज़श्ता दौर में की गई सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी की वजह से है। मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ इस बयान की। लेकिन आपने जिम्मेदारी कबूल करनी है, उससे होगा क्या? मैं तो कहती हूँ जिन्हें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए वो कबूल करें तो हमें कुछ नताइज भी देखिए, मिले। ये अगर ऐसा हो जाए कि जी। मैं और आप बैठ के इस प्रोग्राम की टेबल के ऊपर ख्वाहिश करें और वो पूरी हो जाए तो ये मुल्क सिमर नहीं जाता। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। Correct। लेकिन बुखारी साहब अब ये बताएं कि होगा क्या? क्या PMLN, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जिन जमातों की आपने बात की ये इकट्ठे होंगे मुल्क की खातिर? इस सब कुछ का दारोमदार इस बात पर है कि पीटीआई कितनी नेक नियति से, कितनी क्लैरिटी के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाती है। अभी तो ख़त लिखने की बात आई है, अब देखेंगे वो ख़त क्या है, उसमें क्या कहा जाता है, उससे इंटेंशंस तय होंगी ना। तो आई थिंक वी शुड वेट टिल दैट लेटर कम्स आउट। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है, लीगल कमेटी जिसको वो कहते हैं, वो उसके मंदरजात जो हैं उनको उनकी नोक पलक दुरुस्त कर रही है। सो आई एक्सपेक्ट कि बाई टुमारो मे बी दैट लेटर कम्स आउट। Once that comes out, then we will know what PTI chief wants actually. बुखारी साहब, सलमान अकरम राजा साहब की भी स्टेटमेंट है, हम उसूलों पर बात करने को हर वक्त तैयार हैं, तो क्या पहले बातें उसूलों पर नहीं हो रही? ये कौन साहब है, किसकी बात कर रही हैं आप? सर तहरीक इंसाफ के सलमान अगर अकरम ये राजा। बातें सलमान अकरम राजा साहब ने तय करनी होती तो बहुत देर पहले हो गई होती। ठीक कह रहे हैं आप, आपको लेकिन पता है उस पार्टी के अंदर सिवाय एक शख्स की किसी की नहीं चलती। एग्जैक्टली। वकला के को 5 धड़े हैं सही। और वो हर बंदा अपनी अपनी तूती बोलता रहता है, ठीक है। असर किसी बात बुखारी का साहब, नहीं लेकिन आपने दुरुस्त बात की है कि इस चीज़ में जिसको रेलेवेंट है उनको अगर आप डायरेक्ट मुखातिब करते हुए बात करें तो फिर हो सकता है इसका कोई हल भी निकल आए। लेकिन अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि अब किसी की भी किरदार कुशी करना इतना आसान नहीं रहा, आपको इसके लिए 30 लाख रुपए का हर्जाना हो सकता है। हम ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत ने हद तक इज्जत बिल 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके बाद किसी तौर भी किसी के साथ आसानी नहीं होने वाली, उसमें सहाफ़ी भी शुमार हो रहे हैं। ज़्यादा फिक्रमंदी तो मुझे इस बात की है कि इसका नुकसान ज़्यादा होगा या इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। सलीम बुखारी साहब, आप मुझे बताएं कि फिर हम कैसे काम करेंगे और इसका असल फैज़ किसको जाएगा? बहुत ही अहम यानी मौजू है जो आपने उठाया है। पहली बात तो ये कि हम इसका शिकार बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारे साथ तो ये ज़्यादतियाँ आज से नहीं हो रही हैं। हमारे साथ ज़्यादतियों का आगाज़ हुआ था 1962 में, जब उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर अयूब खान ने, जिनके पोते इस वक्त नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जारी किया था। ठीक है। जिसमें पहली मरतबा सहाफ़ियों को यानी ज़ेर ताज़ीर लाया गया था कि इनको पकड़ा जा सकता है, इनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इनके खिलाफ मुकदमे कायम हो सकते हैं, इनको हर्जाने की हो सकता है, इनको सजाएं भी हो सकती हैं। ठीक है। पूरे कोई 3 दहाइयों तक सहाफ़ियों ने उसके खिलाफ महाजराई करके, जेलें भुगत के, एहतजाज कर करके बड़ी मुश्किल से उस लानत से जान छुड़ाई थी। उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड जो है जी, उसके अंदर भी इसके हवाले से कानून मौजूद है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक इज्जत एक्ट, ये 2 कानून ऑलरेडी मौजूद है और अल्लाह के वास्ते तीसरा लाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, अब तीसरा लाने की ज़रूरत जो है वो बुनियादी तौर पर तो मैं और आप नहीं थे जी, लेकिन हम इसकी जद में आएंगे इसलिए कि उसके बाद बैठ के मैं और आप एक दूसरे का सिर्फ हाल पूछा करेंगे। क्या हम हाल सवाल है? नहीं कर सकते। कैसे हैं आप? ठीक या है। हम तारीफ करेंगे कि आज माशाल्लाह मरियम नवाज बहुत खूबसूरत लग रही थी, आज नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में लगी लपटी बातें करेंगे। मतलब है हम सिर्फ जो है वो उनके तराने गाएंगे, हम उनकी किसी बात पर, किसी फैसले पर, किसी इकदाम पर तनकीद नहीं कर सकते। अब इस बिल के पीछे जो कंट्रोवर्सी मौजूद है जी, उसने इसको और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया है। वो क्या है? पहली बात तो ये है कि बज़ाहिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत साजी के हवाले से, मरकज़ में कानून साजी के हवाले से एक पेज पर है। हाँ जी, ठीक है। मगर जब इस बिल का आया तो थोड़ी सी चालाकी की गई है, उस चालाकी का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, असम्बली ने बिल बनाया, पास किया, जैसे भी हुआ उसके ऊपर हंगामे हुए, उसके ऊपर जर्नलिस्टों ने एहतजाज किए, असम्बली की बिल्डिंग के बाद बाहर जाके बैठ गए, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने जैसे कैसे करके बिल पास करा लिया। पीपल्स पार्टी ने ये अक्लमंदी ज़रूर की कि जिस दिन ये बिल पास हो रहा था उस वक्त इजलास से फूट लिए। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने वो बिल पास करके भेज दिया गवर्नर को, क्योंकि जब तक गवर्नर के नहीं कायम मकाम तो बाद में आता है, गवर्नर को भेजा जो सलीम हैदर साहब है जी, उन्होंने वो रख लिया, उसके ऊपर वो अंडे देने के लिए बैठ गए। ठीक है, उनका ख्याल ये था लोगों का कि वो उसको या तो रिजेक्ट कर देंगे या फिर इस पर साइन कर देंगे। वो छुट्टी चले गए। जो ही हमारे मोहम्मद अहमद साहब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, वो उनके बैठे गवर्नर हाउस में, उन्होंने ठक करके सबसे पहला काम ये किया कि इसको साइन करके वापस भेज दिया। और वापस आके जो ही गवर्नर के साइन हो जाते हैं उस लम्हे से ये नाफजुल अमल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना बाकी रह जाता है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो सजाएं तजवीज़ की गई हैं, 30 लाख रुपये जुर्माना, मुझे बताएं आप दे लेंगे 30 लाख रुपये? मेरे पास तो नहीं है। नहीं सर, मैं कहाँ से दे सकती? ठीक है, एक तो ये, दूसरी बात ये कि इसमें यानी कैद की सज़ा भी है, इसमें ये ऑप्शन भी है उनके पास कि दोनों दे दें आपको, जुर्माना भी और सज़ा भी हो। ठीक है। अच्छा, अब ये उन्होंने बनाया तो इसलिए है कि उनकी करतूतें जो हैं जी, या उनकी जो बदनवानियाँ हैं, या जो उनकी करप्शन के किस्से हैं, उसके ऊपर कोई जर्नलिस्ट बैठ के ना टॉक शो में बात कर सके, ना किसी से सवाल कर फिर हमारे जेडीज भी तय कर दें। हाँ, मतलब अब ये ऑलमोस्ट वही काम है जी, वो रह गया ये ऑलमोस्ट। अगर इसको लेटर एंड स्पिरिट में नाफज कर देते हैं तो फिर हम अपनी उनकी मर्जी का बोल रहे होंगे। ना हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ना अपने चैनल की पॉलिसी के मुताबिक बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से सहाफ़ियों का नातका बंद करने के लिए है। बुखारी साहब, ये जो आईनी ओहदों पर शख्सियात तैनात हैं, उनके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए, वो चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ये तो सिर्फ एक थोड़ा सा बीच में वो है ना, जिसको देखो जी सीताना भी नहीं छड़िया जी। ये सूरत हाल इस तरह की नहीं है। अच्छा, असल में जो आर्गूमेंट दिया जाता है उनकी तरफ से, ख़ासतौर से जो हमारे वज़ीर इत्तलाआत हैं, वो जी ये जो सोशल मीडिया ना ये काबू में नहीं है, ये इसको असल में काबू में करने के लिए हमने ये बिल बनाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये उसकी वो गिरफ्त में आएंगे। सोशल मीडिया पर काबू करना है तो चीन के पैटर्न पे चल लेना, वो उसके लिए तमीज़ चाहिए, उसके लिए उस तरह की अप्रोच चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप ये देखें कि इस वक्त चाइना में, मैं चूंकि चाइना में बहुत दफ़ा गया हूँ, 12 दौरे हमें आपने वहाँ किए। पर 12 नहीं, इससे भी ज़्यादा हैं। वहाँ जाके हमें जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इवन टू गेट ऑन टू द इंटरनेट, आपको अपना ईमेल खोलने के लिए एक तो वहाँ की सिम चाहिए, सही, पहली बात। और उनकी सिम के बाद जो चीज़ भी आप भेज रहे होंगे, जितनी भी वो ताख़ीर से जाए, वो पहले कहीं और जाएगी, वहाँ उसके कंटेंट चेक होंगे, अच्छा, फिर उसके बाद वो थ्रू होगी। कैसा है? मगर इसके लिए यू नीड ट्रेन पीपल, यू नीड ए होल पैराफिनेलिया, यू नीड ए होल सिस्टम। वो आपके पास नहीं है, लिहाजा आप इस तरह के ओछे हथकंडों पर आ गए हैं। इस तरह का कोई कानून वहाँ नहीं है। 30 लाख का हर्जाना होगा, उम्र कैद होगी, उम्र कैद तो नहीं, चले कैद होगी। मैं कह रहा हूँ जो भी होगी, नीयत ठीक नहीं है, ये तो मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं। और ये गले की घंटी बनेगी नून लीग की, ये मेरी बात लिख लें आप। जर्नलिस्टों ने एहतजाज का फैसला कर दिया है, शुरू कर दिया है, और इस एहतजाज में मैं और आप, मर्जी या नामर्जी का दखल नहीं है इसमें, ये मेरे और आपके फ्यूचर से जुड़ा है, ये मेरी और आपकी उस आज़ादी राय से जुड़ा हुआ है जिसके लिए हम हर लम्हे जद्दोजहद करने के लिए तैयार भी रहे, हर जद्दोजहद का हिस्सा भी बने। चले, हम तो इस बात की पेन ले रहे हैं, लेकिन इसका फैज़ जिनको जाना है उनके लिए तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, उनको ये अच्छी चीज़ निगलने के लिए ये बड़ी कड़वी गोली बन जाएगी, बल्कि फंस जाएगी गले में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एहतजाज भी होगा, ये बिल इनको किसके गले में फंसेगी? ये हुकूमत के जिसने पास किया, ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो इसमें जल्दी दिखाई है, जो पहल की है, ये इसको इनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये मेरी बात आप लिख लें, दे विल हैव टू गो बैक ऑन दिस लॉ। सर, क्या ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सब अच्छा रिपोर्ट किया जाए? यस, ये उनकी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होगी तो सारे जर्नलिस्ट आपके तराने नहीं गा सकते। आपने कोशिश माजी में भी की ख़रीद के जर्नलिस्टों को अपनी मर्ज़ी की कहानियाँ सुनाने की, वो भी कामयाब नहीं हुई, और ना ही ये कोशिश कामयाब होगी, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा, तो सर अब कल ये केस लग गया? हाँ, जो असल बात है वो ये है कि थोड़ी सी फुर्तियाँ जो हैं वो हम देख रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई, पिटीशन दाखिल होने के बाद उसके ऊपर एक एतराज़ लगाया गया कि कॉपी नहीं है ला की। वो आपको पता है जर्नलिस्ट फिर मास्टर होते हैं, उन्होंने उसी वक्त वो प्रोवाइड कर दी है, वो अब समाअत के लिए मंजूर होगी हंगामी बुनियादों पर। कल लाहौर हाई कोर्ट में पहली समाअत इस कानून के ऊपर होनी है। 2 फैसले लाइकली हैं, एक तो ये कि इसके ऊपर अमल दरामद रोक देगी कोर्ट टिल द फाइनल ऑर्डर, जो ये प्रे भी की गई है पिटीशन में कि इसके ऊपर यानी कानून के यानी नाफज होने पर तो आप स्टे दे दें और बाकी प्रोसीडिंग आप शुरू कर दें। प्रोसीडिंग होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस बिल को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर पाएगी। ठीक है सलीम बुखारी साहब, ये तो एक बात होगी जो कल होने वाली है, लेकिन अभी मेरे जहन में एक सवाल है, वो ये कि जब पंजाब के गवर्नर जाते हैं, आपने जैसे कि कहा कि ठीक है उनके पास आ गया, उन्होंने रख लिया, वो चले गए छुट्टी पे, दूसरे आते हैं वो साइन करके पास कर देते हैं, जो पहले वाले थे वो वापस आकर कहते हैं कि ये क्या किया, खड़े हो जाते हैं। ये जो एक सिस्टमाटिक फ्लॉ है बहुत बड़ा। देखिए तो ये ना अवामुन नास को शायद बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप और मैं जो जानते हैं कि सूरत हाल कैसे, हाउ इट वर्क्स, भाई अगर आप इस बिल के साथ नहीं थे तो आपने आते ही इसको रिजेक्ट करके वापस भेज देना था जी, अपने पास काहे के लिए रखा। अच्छा, जब आप छुट्टी पर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए था कि अगले आने वाले ने साइन कर देने, आप इसको रिजेक्ट करके जाते। जो इस पर सवाल पूछा गया कि भाई साहब ये क्या दोगलापन है, तो उन्होंने कहा कि देखे ना, ये वो साइन ना भी करते, रखते भी, बिल तो पास हो ही जाना था। बुखारी साहब कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो बिल जो पास हो ही जाना था तो पास हो गया ना। तो मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पीपल पार्टी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग दिस बिल पास्ड, अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। इसी बात के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे तो बात करेंगे किस सर्जरी का जिक्र किया है मोहसिन नकवी साहब ने। तो आप एक ब्रेक पर जाइए, वापस आइए, हम यहीं पर हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात कर लेते हैं पाक भारत टाकरे की, जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ और उसके अंदर जो परफॉर्मेंसेस रही और उसके बाद जो चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट सामने आई जिसमें कि उन्होंने कहा कि अब एक बड़ी सर्जरी होगी। किस बारे में बात हो रही है, किस तरफ इशारा हो रहा है सलीम बुखारी साहब? पहली बात तो यह है कि हम इस सूरत हाल को जिसका पूरी कौम को कल सामना करना पड़ा, उसकी वजाहत मज़ीद नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। जिस दुख से पूरी कौम है, क्योंकि हमारा ना फाइनल शाइनल कुछ नहीं होता किसी भी टूर्नामेंट का, हमारा ये होता है कि इंडिया के साथ हमारे मैच का क्या बना,
वो हमने जीता है कि नहीं। वो हम जीत लेते हैं तो हम यकीन कर लेते हैं कि बस हमने टूर्नामेंट जीत लिया है। तो एक तो पूरी कौम को जिस तकलीफ से, जिस अंदोह से दो चार किया गया, उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर तो है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है टीम के ऊपर, टीम की मैनेजमेंट पे, पीसीबी पे, जी यू सी, आई सी, जिससे भी बात करें वो हर कोई ना कोई पॉइंट बना के बरस रहा है टीम पर, टीम के सिलेक्टर्स पर, पूरे पीसीबी पर। तो उसकी वजूहात जो हैं उसके ऊपर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। एक तो मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया कि सर्जरी होगी कि जी, एक तो मेरा ख्याल ये था कि मामूली सर्जरी से, जैसे उनका चीरा दरवाना, उससे ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं कि मैंने वो तो कर दी थी, ठीक है, लेकिन अब पता चला कि नहीं, वहाँ मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। अब वो जब मेजर सर्जरी की बात कर रहे हैं, वो तो एक बड़ी लंबी दास्तान है और बहुत कुछ होगा। ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि सिंस आई नो मोहसिन, व्हेन ही सेज समथिंग ही मीन्स इट। कुछ ना कुछ तो वो ऐसा करेंगे कि आइंदा इसका रिपीट ना हो। अगर हम मैच खेल के जीते ना तो इसके ऊपर किसी को इतराज़ नहीं होता। हम पहले भी मैच हारे हैं, कोई पहली दफ़ा थोड़ी हारे हैं, लेकिन कल का मैच जो है, इसको हारने की जिम्मेदारी किसी न किसी के ऊपर फिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, आज मैंने आपने हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं उनके साथ बैठ के, उससे पहले इंजी जो हमारे प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े पुराने कैप्टन हैं, और सलीम मालिक साहब, वो बड़े सीनियर आदमी हैं, उन सबसे डिस्कशन में जो नुक्ता सामने आया वो ये है कि एक सिंगुलर फ़र्द पर अगर आपने जिम्मेदारी आयद करनी हो तो उसका नाम है, आप बताएं। मैं नहीं कह सकती, मैं बाबर का नाम नहीं लूंगी। नहीं, बाबर है ही नहीं इसका जिम्मेदार। आगे चलें। इमाद वसीम, एग्जैक्टली, वो सर वो चल रहा था जहां उसको भागना चाहिए था रन बनाने के अब वक्त। थोड़ा सा हम जरा एनालाइज कर लेते हैं शुरू से। देखिए, बाबर और रिजवान ने दे स्टार्टेड ऑफ वेल जी, लेकिन फिर बाबर जल्दी आउट हो गए 13 के ठीक बाद। है। उसके बाद भेजा गया फ़खर जमान को, और ख्याल ये था कि ये एक एंड संभाला हुआ है रिजवान ने, तो दूसरे एंड से ये तेज़ रन्स करेंगे, ठीक है, और उन्होंने इसका आगाज़ भी किया। जी। उन्होंने आते ही छिक्का जड़ा और पता लगा कि ये शायद अब किसी किनारे पहुंचा देंगे गेम को, लेकिन उनके जल्दी आउट होने के बाद फिर हमारा ख्याल ये था कि अमाद, जिसको प्रमोट किया गया, वो नॉर्मली 6 डाउन आते थे, वो कल 3 डाउन आए। जो उनकी परफॉर्मेंस है, इतने प्रेशराइज गेम में 23 गेंदों में उन्होंने 15 रन बना के दिए हैं, ठीक है। पुअर प्ले था सर, एब्सोल्युटली पुअर। और रिजवान जिस बॉल पर आउट हुए तो उस पर बनता भी नहीं था आउट होना। देखिए, उनके 2 काम थे। एक तो ये कि वो तेज़ खेलते और अपनी रवायत, अपनी रेपुटेशन के मुताबिक हिट करने वाली बॉलों को हिट करते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो कीन ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई तो टिप के मूड में थे। हत्ता कि जो फुल टॉस बॉल आया था, एक तो इफ्तिखार ने ज़ाया किया और मौसूफ ने भी, जिन बॉलों के ऊपर हिट्स मारी जा सकती थी, वो भाई ने उस पर सिंगल लेना मुनासिब फरमाया है। यानी जो ओवर उन्हें मिला था, क्रूशल ओवर जिसके अंदर गेम का नक्शा बदल सकता था, वहाँ भी उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दिखाई और फिर रन आउट होने की भी कोशिश की उन्होंने। वो तो गेंद नहीं लगी ठीक, वरना वो जिस तरह से टहलते हुए आ रहे हैं दूसरी विकेट की जानिब, उससे पता चलता है कि भाई चाह रहे थे कि मैंने आउट करो भाई जी। एग्जैक्टली। तो ये सारा मंजरनामा जो है। अच्छा बुखारी साहब, ये T20 की तारीख में भी, T20 इंटरनेशनल की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पूरी इंडियन टीम पाकिस्तान के खिलाफ पेविलियन लौट चुकी थी। बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड्स पर जाने से पहले एक बात और जो रह गई है, हम ये सवाल भी उठ रहा है कि अहमद वसीम को इतना जल्दी भेजने के लिए बाबर आजम के पास क्या जवाब था उन पर एतमाद करने का कि वो जाके गेम का नक्शा बदल देंगे। देखिए, ट्रेनिंग सेशनों में भाई ने हिस्सा नहीं लिया, कभी का तबीयत ख़राब है जी, अहमद वसीम की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो ट्रेनिंगों में भी बाकायदा हिस्सा नहीं लेते रहे, ना उनके पीछे कोई इतनी बड़ी इनिंग्स है। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो PSL में शानदार थी, ठीक रही, लेकिन इस एतमाद की कोई वजह होनी चाहिए थी। तो ये सारा जो है, इसको देख के ये लगता है कि टीम में डिवीज़न है। एग्जैक्टली। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसके ऊपर बैठ के हम यहाँ तबसरा करेंगे तो मेरे ख्याल से दैट विल बी, जिसको कहते हैं ना कि जल्दी में हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। सर आप थोड़ा जल्दी में बता ही दें। ये डिवीजन के दो ग्रुप हैं इसके अंदर, बिल्कुल वाज़े तौर पर। अच्छा। कुछ जो हैं वो
अपने शाहीन अफरीदी की कप्तानी यही बात छिन मैं जाने- आपसे सुनना चाह रही जी छिन जाने की ये वजह से नाला है। तो जब ग्रुप्स होंगे आपकी टीम में और इतने बड़े इवेंट्स पे, जो इंटरनेशनल इवेंट है, जो वर्ल्ड इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, यानी वर्ल्ड कप है, जी। उसमें उसका रिफ्लेक्शन भी हमें नज़र आएगा, तो फिर टीमें जो हैं वो किसी मंजिल को अचीव नहीं कर सकती, किसी गोल को अचीव नहीं कर सकती। और यही बदकिस्मती हमारे साथ रही है कि टीम के अंदर की जो डिवीज़न है, ठीक है। उसने कल इतना बड़ा यानी मौका जो था वो ज़ाया हो गया ठीक है। है। अब हम फिर दुआओं पे रह गए हैं, बुखारी साहब, या अल्लाह फलां हार जाए या अल्लाह फलां जीत जाए। आप बुखारी अंदाजा साहब, जो करें। होगा सो होगा जब ये मैचेस खत्म होंगे, जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरफ इंडिकेशन दी है। लेकिन सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे भी इजाज़त लेंगे और तमाम देखने वालों से भी कल एक बार फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।